ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की आइए समरी समझते हैं। ये जो नॉवल है ये लिखी है जेम्स जॉयसी ने। तो अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन ये एक स्टोरी बताता है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है स्टीफन डेडुलस। ये एक लड़का है जो कि आयरलैंड में बड़ा होने लग रहा है। 19th सेंचुरी का एंड का टाइम है। ये ग्रेजुअली डिसाइड करता है कि ये सारे सोशल, फैमिलियल और रिलीजियस कॉन्स्ट्रेंट जो भी है उनको एक तरफ रख देगा और एक ऐसी ज़िंदगी जिएगा जो कि आर्ट ऑफ राइटिंग को डिवोटेड हो। जब वो एक बच्चा था तो जो स्टेफन्स था वो उसके उसके पास कैथोलिक फेथ था और एक वो आयरिश नेशनैलिटी में बड़ा हो रहा था। यानी कैथोलिक फेथ और आयरिश नेशनैलिटी का उस पर इन्फ्लुएंस था। ये लड़का एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है कॉर्नग्लोवस वुड कॉलेज। शुरू में जो स्टीफन्स होता है वो लोनली फील करता है, उसका घर जाने का मन करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो वो दूसरे लड़कों में अपनी जगह बना लेता है। एक आयरिश पॉलिटिकल लीडर जिसका नाम था चार्ल्स स्टीवार्ट पार्नल, इसकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से इनके घर में टेंशन चल रही होती है। लेकिन ये जब भी अपना घर विज़िट करता है इंजॉय करता है। तो इस पॉलिटिकल लीडर चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल की जो मृत्यु है ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट बन जाता है, एक टॉपिक बन जाता है, एक फ्यूरियस टॉपिक बन जाता है, एक पॉलिटिकली चार्ज्ड आर्ग्यूमेंट बन जाता है जब सब लोग फैमिली का जो क्रिसमस डिनर था वो कर रहे होते हैं। जो स्टेफन्स का पिता साइमन होता है वो ज़्यादा कुशल नहीं है पैसा कमाने में और इनकी जो फैमिली है वो धीरे धीरे डेट में जाती जा रही है। अपने अंकल चार्ल्स के कंपनी में रहकर गर्मियों की छुट्टियों को बिताकर स्टेफन्स को पता चलता है कि उसकी फैमिली अब उसको बोर्डिंग स्कूल में ज़्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कॉर्नग्लोवस में अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकती और अब वो डब्लिन शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो स्टेफन्स होता है वो प्रेस्टिजियस स्कूल को अटेंड करने लग जाता है जिसका नाम होता है बेल्वेडेर, जहाँ पर उसके राइटर होने का विकास होता है, एक एक्टर होने का विकास होता है। वो स्टूडेंट थिएटर में भी एक्टर का रोल करता है। तो जो इसका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है डब्लिन में एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम महसूस होती है क्योंकि उसकी जो फिज़िकल डिज़ायर्स थी वो कैथोलिक मोरालिटी से मेल नहीं खा रही थी। कैथोलिक मोरालिटी कुछ और कहती है कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और इसकी जो डिज़ायर्स हैं वो कुछ और कहती। कुछ समय के लिए वो अपनी रिलीजियस अपब्रिंगिंग को इग्नोर कर देता है और अपने आप को वैरायटी ऑफ सिंस यानी कि अलग अलग तरीके के पाप जो कि कैथोलिक मोरालिटी में पाप हैं वो करता है, जैसे मास्टरबेशन, ग्लटनी और भी जैसे प्रोस्टिट्यूट के पास विज़िट करना। ग्लटनी का मतलब होता है आप कुछ बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं या फिर कुछ भी बहुत एक्सेस में कर रहे हैं। तो जो ये स्टेफन होता है ये 3 दिन का रिलीजियस रिट्रीट पे जाता है, यानी जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो ऐसे इनके चर्च में कोई भाषण देता है उसमें ये जाता है। वहाँ पर स्टेफन को पता चलता है सरमन्स के बारे में कि सिन क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, हेल क्या होता है। इससे वो डीपली शेकन यानी हिल जाता है और ये जो यंग मैन होता है ये डिसाइड करता है कि ये एक क्रिश्चियनिटी की लाइफ जिएगा, क्रिश्चियन पिटी की लाइफ जिएगा। इसने जो जो सिन करे हैं उसको स्वीकार करेगा और आगे से ऐसा नहीं करेगा। तो स्टेफन मतलब एक तो वो रोज़ जाने लगा जहाँ पर रिलीजियस जो उनको सरमन्स दिए जाते थे, वो एक कैथोलिक पिटी बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो भी धर्मनिष्ठा होती है उनके कैथोलिक उसमें उसको पालन करने की कोशिश कर रहा था और संयम में रहने की कोशिश कर रहा था और सेल्फ डिनायल यानी कि आत्मत्याग का आदर्श बन गया था वो। उसका जो रिलीजियस डिवोशन देखकर वहाँ का जो डायरेक्टर था उसने उसको कहा कि तुम प्रीस्ट ही क्यों नहीं बन जाते। तो इसके बाद स्टेफन्स ये रियलाइज़ करता है कि जो प्रीस्टली लाइफ है वो उसके लिए इनकम्पैटिबल है, यानी कि असंगत है। वो प्रीस्टली लाइफ नहीं जी सकता क्योंकि उसमें बहुत रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो सेंशुअल ब्यूटी में ज़्यादा आसक्ति रखता है।
उसे सेंसुअल ब्यूटी से ही प्यार है। उस दिन स्टेफन को पता चलता है कि उसकी सिस्टर से कि उनकी फैमिली दोबारा से कहीं शिफ्ट होगी क्योंकि उनके फाइनेंशियल रीजंस की वगैरह। अब वो एनेक्चुअली इंतज़ार करता है, क्या उसकी नई यूनिवर्सिटी ने उसे अपना लिया है। स्टेफन बीच के किनारे जाता है, वहाँ उसको एक लड़की दिखती है जो कि टाइड में तैर रही होती है। वो उसकी ब्यूटी देखकर वहीं पे स्टक हो जाता है और वो रियलाइज़ करता है, उसी क्षण एहसास करता है कि अगर हमें किसी से प्यार है या हमें ब्यूटी की डिज़ायर है तो उस चीज़ को लेकर हमारे अंदर शेम नहीं होनी चाहिए। स्टेफन अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट जीना चाहता है और शपथ लेता है, कसम खाता है कि वो अपनी फैमिली की जो बाउंड्रीज़ है, जो उसको नियंत्रित करना चाहती है, कॉन्स्ट्रेन करना चाहती है, उनके बंधनों में नहीं रहेगा। नेशन उसको बंधन में करना चाहता है, नेशन के बंधन में भी नहीं रहेगा और रिलीजन के बंधन में भी नहीं रहेगा। अब जो स्टेफन्स है वो यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाता है। यंग उनमें से एक दोस्त का नाम होता है क्रैनली। जब वो अपने दोस्त क्रैनली के साथ बात कर रहा होता है तो जो स्टेफन्स है वो एक फॉर्मूला, एक थ्योरी का अब आर्ट को लेकर निजात करता है। अभी वो महसूस करता है कि वो अपने फ्रेंड पर डिपेंडेंट है क्योंकि उसे कोई ना कोई चाहिए उसे सुनने के लिए, लेकिन वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो इससे भी आज़ाद हो जाएगा, एक लिबर्टी की ज़िंदगी जी, एक ऐसी लिबर्टी की ज़िंदगी जिएगा जहाँ उसको अपने दोस्तों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, ना फैमिली से कोई एक्सपेक्टेशन हो। तो वो धीरे धीरे कोशिश करता है, जितना हो सकता है डिटरमिन करता है अपने आप को कि वो अपने आप को फ्री रखेगा सारे लिमिटेशन से, सारे प्रेशर से, और वो डिसाइड करता है कि वो आयरलैंड से चला जाएगा जैसे मिथिकल डेडलस ने करा था। तो ये जो डेडलस था इसने विंग्स बनाए थे अपने और अपने लड़के के लिए, वहाँ से एस्केप करने के लिए जिस टापू पर वो फंस गए थे। तो स्टेफन्स भी डेडलस की तरह ही बिल्ड करना चाहता है अपने पंख, जिससे वो उड़ेगा और कोई भी ऑब्स्टेकल उसके हर ऑब्स्टेकल को पार कर लेगा उड़कर और अचीव करेगा कुछ ऐसा जो एक आर्टिस्ट को अचीव करना चाहिए।